नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई एडुकॉम पर। देखिए, आज की जो क्लास है वो हिस्ट्री की क्लास और इसे हम लोग बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, शुरू एकदम स्टार्टिंग से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट में कहा हमारे वीडियोस में कि आप हिस्ट्री को बेसिक से पढ़ा दीजिएगा। तो आज की ये क्लास है, ये पहली क्लास है। इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है अपना इतिहास का विभाजन। आज हम ये जानेंगे कि जो इतिहास है वो कितने भागों में बांटा गया है, उसका क्या क्या टाइमलाइन है। आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं इतिहास के विभाजन से। तो चलिए समझ लेते हैं जल्दी से हम लोग कि इतिहास क्या है। इतिहास का मतलब ये होता है कि जो भूतकाल में जो भी कुछ घटित हो गया है वो सब इतिहास बन जाता है। तो भूतकाल की घटनाओं को अगर क्रम से हम स्टडी कर लें, भूतकाल की घटनाओं का क्रमवार अध्ययन वो कहलाता है इतिहास। सबसे पहली बात तो ये, जो क्रोनोलॉजिकल स्टडी होती है पास्ट के इवेंट्स की, उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री। पहली बात। दूसरा, हिस्ट्री की अगर बात करते तो हिस्ट्री की जो पहली किताब या हिस्ट्री के जनक या हिस्ट्री के पिता वो कौन कहे जाते हैं। अगर हिस्ट्री पर आधारित पहली किताब मानी जाती है जो, उसकी बात कर लें तो वो किताब है, उसका नाम है हिस्टोरिका। किताब का नाम है हिस्टोरिका। ये किताब लिखने वाले व्यक्ति को कहा जाता है इतिहास का जनक या फिर इतिहास का पिता भी इसे बोला जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है और इन्होंने जो किताब लिखी थी उस किताब का नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो किताब है वो बेसिकली भारत और फारस के संबंध पर आधारित किताब है। भारत और फारस के संबंध पर आधारित। तो यह हम लोगों ने बात कर ली कि इतिहास का जो मूल किताब है जिससे ये बात चलती है कि भैया इतिहास है क्या, तो वो पहली किताब थी आपकी हिस्टोरिका और लिखने वाले का नाम था हेरोडोटस, भारत फारस के संबंध के ऊपर। अब प्रश्न आता है कि इतिहास को हम बांटेंगे कैसे, कितने तरीके से बांटा जा सकता है। देखिए, मानव को जो जो चीजें ज्ञात होती हैं उसी के आधार पर आकलन से ये पता लगाता है ये वस्तु या ये जो साहित्य है ये किस समय का है। तो उसके लिए कई सारी टेक्निक हैं उन सब चीज़ों को पता करने के लिए, जिनमें से एक टेक्निक है C14 टेक्निक। कार्बन 14 जिसे तिथि निर्धारण, कार्बन डेटिंग, तिथि निर्धारण भी कहते हैं, जो ये तय करता है कि भाई कोई भी जो पदार्थ है या वस्तु है उसमें कुछ ना कुछ कार्बन निश्चित तौर से होता है, तो वो कितने समय पुराना है। तो इसकी कार्बन की उपस्थिति से इससे पता लगाया जाता है, तो इसे कहते हैं C14 टेक्निक। लेकिन क्या इतिहास केवल C14 टेक्निक्स पर ही आधारित था? ये तो तिथि बताने के लिए था। लेकिन इतिहास की जो जानकारी है वो दो तरह से हम लोग पा सकते हैं। एक तो जिसे हम लोग बोलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य, इससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसे आप बोल सकते हो, पुरातात्विक साक्ष्य। और दूसरा जो होता है वो होता है साहित्य, यानी कि लिटरेचर। इससे भी हिस्ट्री का पता चलता है। जैसे पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें तो उसमें जैसे गुफाएं हैं, उस समय पुराने दौर में जो गुफाएं मिली हैं, गुफाओं से पता चलता है। वहां पर बने चित्रों से पता चलता है कि भाई चित्र बनाए लोगों ने। उसके अलावा कोई थोड़ा समय जब विकसित हुआ, सभ्यताएं जब विकसित होती गई तो स्थल बनने लग गए, नगर बनने लग गए, शहर बनने लगे। तो उनसे पता चलने लगा कि जैसे मोहनजोदड़ो का शहर पता लगा, तो ये सब पुरातात्विक साक्ष्य हैं। वहां पर प्रयोग होने वाले उपकरण पता लगने लग गए। जैसे देखें, शुरुआती दौर में इंसानों ने पत्थर के हथियार इस्तेमाल किए थे, तो वो पाषाण काल कहलाया। आगे चल के धीरे धीरे कांच से इस्तेमाल होने लग गया। कांच के बाद धीरे धीरे आप देखिएगा फिर वर्तमान समय तक देखेंगे तो लोहा। तो उस आधार पर भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। साहित्य की बात करें तो साहित्य जो यहाँ के लोगों ने लिखा, देसी जो देश के लोगों ने लिखा वो देसी लोग, और जो बाहर से लोग आए उन्होंने किताबें लिखी वो विदेशी साहित्य हो गया। जैसे देसी साहित्य की बात करें तो जितने वेद हैं वो सब देसी साहित्य और वो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा बात कर सकते हैं हम लोग बौद्ध साहित्य की, जैन साहित्य की, ये सभी जो हैं देसी साहित्य हैं। विदेशी साहित्य की बात करें तो जैसे मैगस्थनीज है, जैसे चीन से फायान, इत्सिंग, ये सभी जो यात्री आए उन्होंने भी अलग अलग साहित्य अलग अलग टाइम पर लिखा।
तो इस साहित्य से भी इतिहास की जानकारी मिल सकती है हमें। पुरातात्विक साक्ष्य में सिक्के भी हम लोग शामिल कर सकते हैं, उपकरण के साथ साथ सिक्के हो गए, मोहरें हो गई, इन सब से पता लगाया जा सकता है हिस्ट्री के बारे में, इन सबसे जानकारी मिलती है। तो अब हम लोग ये बात करेंगे कि इतिहास का जो टाइम है वो कैसे डिवाइड आप करेंगे। दो आधार पे हम लोग इसे विभाजित कर ले रहे हैं। तो इतिहास के विभाजन को अगर आप देखेंगे तो दो तरीके से हम लोग इसे बांटते हैं। सबसे पहला जो इसका तरीका है विभाजन करने का, वो है लिपि के आधार पर। किसके आधार पर? लिपि के आधार पर। लिपि के आधार पर, यानी कि लिपि के बेस पे आप उसे डिवाइड कर सकते हो। दूसरा है जिसे हम लोग कहेंगे क्या? उपकरण के आधार पर। उपकरण मतलब टूल्स के आधार पर, जो औजार उस समय इस्तेमाल होते थे उसके बेस पर भी आप इसे डिवाइड कर सकते हो। लिपि की बात करें तो लिपि का मतलब क्या? जो लिखने की टेक्निक होती है, जो अक्षर बनाने की जो कला होती है, उसको हम लोग लिपि कहते हैं। हर एक भाषा की अपनी एक लिपि होती है, उससे ही लिखा जाता है। लेकिन पुराने समय में जब व्यक्ति पत्थर का इस्तेमाल करता था तो उसे लिपि का ज्ञान ही नहीं था, यानी कि शुरुआती दौर में लिपि का बोध ही नहीं था व्यक्ति को, लिपि का ज्ञान ही नहीं था। एक तो वो टाइम भी होगा जब लिपि ही नहीं थी, तो कैसे पता चला? तो वहां पत्थरों के जो उपकरण हैं उनसे पता चला। जब लिपि नहीं थी तब उससे ही पता चलेगा, कोई साहित्य तो हो नहीं सकता उस दौर का। तो व्यक्ति ना पढ़ना जानता था ना लिखना जानता था उस दौर में, लेकिन हाँ चित्र वगैरह उसने बनाए तो उससे भी पता चल सकता था। दूसरा, लिपि का ज्ञान तो हो गया था, लिपि की नॉलेज हो गई थी, लिपि का ज्ञान था लोगों को, बट हुआ क्या कि हम लोग उस लिपि को नहीं पढ़ पाए। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, उसके कई सारे चिन्ह, कई सारे प्रतीक ढूंढ लिए गए हैं, लेकिन अभी भी उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। तो लिपि का ज्ञान हो गया दूसरे दौर में आके, लेकिन अभी तक उसे पढ़ नहीं पाए। फिर एक वो टाइम आया कि लिपि का ज्ञान तो है ही और लिपि को पढ़ भी पाए हम लोग। लिपि के ज्ञान के साथ साथ लिपि को पढ़ भी लिया। तो तीन तरह से अगर देखा जाए तो लिपि के आधार पर तीन तरह से क्लासिफाइड किया जा सकता है कि जब लिपि का ज्ञान था इंसान को तब, लिपि का ज्ञान नहीं था, यहां पर लिख लेते हैं नहीं था। तो जब लिपि का ज्ञान नहीं था तब, और जब लिपि का ज्ञान हो गया लेकिन हम लोग उसे पढ़ नहीं पाए, पढ़ ना सके। जैसे उदाहरण के तौर से, जैसे आप देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई जगह इस तरह के चित्र बना दिए, मछली नुमा, पता ही नहीं है क्या, इस तरह के चित्र बना दिए। अब ये चित्रात्मक लिपि हो गई, इसे नहीं पढ़ सकते। और जैसे आप हिंदी लिखते हैं तो हिंदी हम लोग इस दिशा से लेके इधर लिखते हैं हिंदी, इसी के विपरीत अगर उर्दू लिखी जाती तो उर्दू इधर से इधर हम लोग लिखते हैं। तो उस दौर में ऐसी बहुत सारी लिपि पाई गई जहां पर आज तक कई सारी लिपियों को पढ़ा नहीं जा सका सही तरीके से। जैसे अशोक की भी यहाँ पर बात कर देते हैं। 1837 में अशोक के अभिलेख की जो ब्राह्मी लिपि है, हालांकि अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, अरमाइक, खरोष्टी इन लिपियों में लिखे गए हैं। तो जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, तब भैया सफलता मिली तभी तो उन्होंने अशोक के बारे में बताया। अशोक के जो शिलालेख थे, जो अभिलेख थे, उनको पढ़ करके ही जेम्स प्रिंसेप ने ट्रांसलेट करके ही तो बताया कि इन पर क्या लिखा हुआ है। तो ये तो पढ़ने में आ गए, ये लिपि पढ़ने में आ गई, लेकिन ये लिपि स्टार्टिंग की पढ़ने में नहीं आ पाई। तो अब बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ लिपि के आधार पर। तो लिपि का ज्ञान नहीं था तब, लिपि का ज्ञान हो गया तब, और लिपि का ज्ञान है और पढ़ भी लिया हम लोगों ने। तो कैसे कैसे बांट सकते हैं हम लोग? तो लिपि के आधार पर विभाजन देखेंगे अब हम लोग, ठीक है। इतिहास का विभाजन लिपि के आधार पर करने वाले हैं। आओ भाई लिपि के आधार पर कर लो, लिपि के आधार पर, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला जो इतिहास है इसको हम लोग बांट लेते हैं यहां से। तो सबसे पहला नंबर है जिसे कहा जाता है प्राक इतिहास। प्राक इतिहास, प्राक इतिहास। ऐसे लिख देते हैं प्राक इतिहास या फिर प्रागैतिहासिक काल, इसी को बोल सकते हो आप, प्रागैतिहासिक काल। ये है पहला, प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल पीरियड इसे बोला जाता है, प्रागैतिहासिक काल। सबसे पहले यहीं से शुरुआत होती है, बिल्कुल आरंभ से, शुरुआत से ही।
कोई भी टाइम, कोई भी सन जब नहीं थी, तब से ये शुरू किया गया। और ये प्री ऐतिहासिक जिसे हम लोग बोल रहे हैं, ये प्रारंभ से 3000 BC तक ये चलता रहा। 3000 BC तक, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग, जिसे कहा जाता आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। ये आपका 3000 BC से शुरू हो गया और आगे चल के लगभग 600 BC तक ये चलता रहा। 1500 भी आप कर सकते हो, ये वैदिक काल तक आप इसको ले सकते हो, ठीक है। कई सारी बुक्स अलग अलग भी दिखा सकती हैं। तीसरा हम लोग बात करेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ये वाला, ये जो वर्तमान में टाइम चल रहा है, ये ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही चल रहा है। इसमें आप प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और उसके बाद आधुनिक इतिहास, ये सब आप इसमें पढ़ते हैं। तो आपने देखा लिपि के बेस पर सबसे पहले शुरुआत होती प्राक ऐतिहासिक काल की। अब जो प्राक ऐतिहासिक काल है, उसमें शुरुआत में व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता नहीं था, तो पत्थर का उपयोग चला उस दौर में, तो वो था पाषाण काल, स्टोन एज। ये स्टार्ट होता है पाषाण काल, यहां से शुरू हो जाता है। अब अगर पाषाण काल की भी बात कर लें हम लोग, तो पाषाण काल को भी बांटा गया है 3 तरह से। कौन सा? सबसे पहला बांटा गया पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल शुरुआती दौर एकदम। उसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, आग फाग जलाना सीख गया था आदमी लगभग, लेकिन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं कर रहा था आग का। उसके बाद आता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल ये पूरा स्टोन एज था, जो कि 3 तरह से डिवाइड किया गया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। यहां पर आप देखेंगे जो सबसे पहला पुरा पाषाण काल, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया। कौन सा? सबसे पहले देखें तो निम्न पुरा पाषाण काल, स्टार्टिंग से शुरू हो गया और लगभग जो है 1 लाख BC तक ये चलता रहा। उसके बाद आया निम्न के बाद मध्यपुरा। अब मध्यपुरा पाषाण हमने यहां भी लिखा, तो इसका एक नाम और हम लोग बोल सकते हैं इसको मध्य के साथ साथ, लेकिन हाँ यहां तो पुरा पाषाण है, ये केवल मध्य पाषाण। तो मध्य पुरा पाषाण काल। और नीचे देखें हम लोग तो ये हो जाएगा उच्च पुरा पाषाण काल, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो गया लगभग 1 लाख BC तक चलता रहा शुरुआत से। ये 1 लाख से चल के 40,000 तक चला, ये 40,000 BC तक। ये 40,000 से चल के चलता रहा 3,000 BC तक। ये सब इसके टाइम है। निम्न, मध्य और उच्च पुरा पाषाण काल, ये हो गया पहला पुरा पाषाण काल। दौर धीरे धीरे बदला। पुरा पाषाण काल का मानव पत्थरों का ही इस्तेमाल करता था पूरी तरह से, पत्थरों के ही उसने औजार सब बनाए। मध्य पाषाण काल तक आते आते ये हो गया कि इंसान ने जो है कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। तो पहला जो पालतू जानवर बनाया वो कुत्ते को पालतू जानवर बनाना शुरू किया इंसानों ने। कुत्ते को पालतू जानवर बनाया। इनके यदि अवशेषों की हम लोग बात करें तो नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश है वहां पर इनके अवशेष प्राप्त होते हैं। और अगर सांबर झील राजस्थान में है जगह सांबर झील, तो उसके आसपास के क्षेत्र में भी मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। नव पाषाण काल की अगर हम लोग बात कर लें, नव पाषाण काल की, तो जो आसपास का इलाका है विशेष तौर से दक्षिण भारत का, वहां पर आंध्र प्रदेश हो गया आपका, तमिलनाडु हो गया आपका, केरल हो गया आपका, इन इलाकों में इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसके? नव पाषाण काल के। तो ये आपने देखा कि पहला जो टाइम था वो था प्राक इतिहास, जिसे कहते प्रागैतिहासिक, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद ऐतिहासिक काल। अब यहाँ पर पाषाण काल की बात हम लोगों ने करी तो पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल 3 टाइप से है, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण। मध्य पाषाण काल देखें तो इसमें कुत्ते का इस्तेमाल
एज अ पेट एनिमल के तौर से इंसानों ने शुरू कर दिया। उन्होंने जो है कुत्ता पालना स्टार्ट कर दिया था यहाँ पर, ठीक है, मध्य पाषाण। क्वेश्चन बन भी जाता है कि इंसानों ने जो है सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू पशु कब बनाया, ये क्वेश्चन बन भी जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल यहाँ पर। तो ये जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इस दौर में आप दो कल्चर के बारे में देखते हैं। कौन सी? पहली है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। यहां पर लिपि डेवलप हो गई थी, लिपि डेवलप हो गई थी, लेकिन अभी तक पूरी तरह से इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद आता है वैदिक। वैदिक देखिए दो तरह से बटा है, पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक काल। 2500 से सिंधु घाटी सभ्यता बीसी से मानी जाती है 1750 तक, कई जगह मानी जाती है 1500 तक, और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो वैदिक सभ्यता स्टार्ट हो जाती है लगभग 600 बीसी तक। तो वैदिक सभ्यता का टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो ये दौर था आद्य ऐतिहासिक काल का। उसके बाद हम आते हैं ऐतिहासिक काल में। तो जो ऐतिहासिक काल है ये तीन हिस्सों में आप इसे बांट सकते हैं। एक तो प्राचीन इतिहास, भारत की दृष्टि से बात करें तो प्राचीन भारत के इतिहास, फिर मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास, और उसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास। तो महाजनपदों का जो टाइम शुरू होता है उस दौर से अगर आप इसे जोड़ लें, 600 बीसी से शुरू कर दें आप इसे, और 712 एडी तक, तो ये टाइम हो जाएगा प्राचीन भारतीय इतिहास का। यानी कि वैदिक सभ्यता का लगभग किनारा खत्म होने पर और महाजनपदों का उदय। तो महाजनपदों से लेकर के फिर मगध साम्राज्य से लेकर के मौर्य वंश से लेकर के फिर आगे चल के विदेशी आक्रमणकारी जो आए, गुप्त वंश, ये सभी, तो यहाँ तक 712 एडी तक मोहम्मद बिन कासिम यानी कि अरबों के भारत में आक्रमण होने तक पढ़ते हैं हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय इतिहास। तो जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास है ये 712 एडी से शुरू कर लेते हैं हम लोग इसको, और 1707 एडी तक हम लोग पढ़ते हैं। अब कई जगह एडी की जगह सीई भी इस्तेमाल होने लगा है, सेंचुरी इरा भी इस्तेमाल होने लगा है। यहां तक लगभग कई इतिहासकार ये भी कहते हैं कि पूरा मुगल आप पढ़ेंगे तब तक ये माना जाएगा। 1707 औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो ये पूर्व मुगल काल जो है वो यहाँ तक समाप्त हो जाता है। आधुनिक इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो ये पूरा जो आज़ादी से लेकर के अभी तक जो भी चल रहा है, जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, उत्तर मुगल काल हो गया, ये सब जितना है वो सब क्या है, आधुनिक इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे और भी चीज़ें जुड़ती रहती हैं इतिहास में। तो ये तो हो गया किसके आधार पर, लिपि के आधार पर विभाजन हो गया, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब हम लोग जरा ये बात कर ले रहे हैं कि अगर उपकरण के आधार पर हम लोग देखें, उपकरण के आधार पर विभाजन, तो उपकरण के आधार पर सबसे पहले व्यक्ति ने जो है पाषाण यानी कि पत्थर, तो पत्थर का प्रयोग किया सबसे पहले, तो उसे कहते थे पाषाणकालीन सभ्यता या पाषाणकालीन संस्कृति, उसको ये बोलते थे। उसके बाद पत्थर के बाद वो तांबे पे आ गया, ताम्र पर आ गया। तो ताम्र तो था ही, साथ में पत्थर भी इस्तेमाल किया उसने, तो वो कहलाता है ताम्र पाषाण युग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, या कौन सी सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता थी, या ताम्र पाषाण, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ताम्र पाषाण के बाद क्या हुआ, मानव ने कांसा इस्तेमाल किया, तो ये हो गया कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन, कांसा क्या है, ये कॉपर को और मिला लो किसके साथ, टिन को, इनके मिश्र धातु ये बन जाती है, कांसा बन गई। तो कांस्य युगीन सभ्यता, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता किसका उदाहरण है, कांसे का। आगे चल के 1000 बीसी में जो है लोहा मिल गया, 1000 बीसी में। अब यहां से उत्तर वैदिक काल से लोहे का इस्तेमाल हो गया, जो आज भी हो रहा है, तो ये हो गई लोह युगीन सभ्यता। तो ये उपकरण के बेस पर अगर आप देखोगे तो पहले पाषाण, फिर ताम्र पाषाण, फिर कांस्य युगीन, फिर लोह युगीन सभ्यता हो जाती है। अब हम देख रहे हैं कि ताम्र पाषाण काल के समय की महत्वपूर्ण संस्कृति, मतलब क्या है इसका, देखिए इसका मतलब बड़ा सिंपल है। यहां पर यह बताया जा रहा है आपको कि जो ताम्र पाषाण का टाइम चल रहा था, क्योंकि यहां से तो इंडस वैली आई जाती है, कांस्य युगीन सभ्यता है वो,
उससे पहले की जो छोटी छोटी कल्चर थी, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग इलाकों में थी, तो उनके बारे में बताया गया। तो एक संस्कृति थी बनास घाटी में, या उसका दूसरा नाम रखा गया आहाड़ संस्कृति। तो जिन घाटियों के पास जो संस्कृति पाई गई उसका नाम उसी के नाम से रखा गया है। तो ये राजस्थान में पड़ती है, चंबल की जो घाटी है वहां पर ये, तो ये कहलाया गया बनास या फिर आहाड़ संस्कृति। उसके बाद आप देख रहे हैं कायथा संस्कृति, ये मध्य प्रदेश में, मालवा संस्कृति मध्य प्रदेश, ये जो नर्मदा नदी की घाटी है वहां पर है ये। आहार संस्कृति ये आपकी राजस्थान, कहां पर, उदयपुर, राजस्थान में जगह पड़ती है ना उदयपुर, जो कि झीलों का शहर है, तो वहां पर ये संस्कृति है जिसका नाम है आहार संस्कृति। उसके बाद देखें गुजरात के जो तटवर्ती इलाके हैं, तट पर, उसके आसपास जो कल्चर मिली है ताम्र पाषाण के समय की, तो उसका नाम रखा गया था प्रभास संस्कृति। और एक जगह भी है गुजरात में, प्रभास पाटन, है ना, वैसे तो पाटन है लेकिन ये प्रभास जो है गुजरात के तटवर्ती इलाकों में पाई गई, तो इसलिए नाम रख दिया गया प्रभास संस्कृति। महाराष्ट्र में जगह है, महाराष्ट्र में क्या नाम है, धुरिया करके, धुलिया, यहां से पाई गई है, उसे कह दिया गया सावलदा संस्कृति। गुजरात में आप जानते हैं रंगपुर, तो ये रंगपुर, आप सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ते हैं वहां भी आपको रंगपुर मिलता है, तो यहाँ पर। और अगला है जारवे संस्कृति, जो कि महाराष्ट्र में, कहां पर, दायमाबाद के आसपास के इलाकों में, दायमाबाद, महाराष्ट्र। तो ये आज जो हम लोगों ने पढ़ा, ये पहला टॉपिक हम लोगों ने हिस्ट्री का पढ़ा, जिसमें हमने सीखा है कि हिस्ट्री में जो काल का विभाजन है वो कैसे कैसे हुआ। तो दो तरीके से मैंने आपको ये बता दिया है। पहला तो मैंने बताया था लिपि के आधार पर, दूसरा मैंने बताया उपकरण के आधार पर। उपकरण के आधार पर मैंने यहाँ लिख दिया, सबसे पहले पाषाण काल आता है, फिर ताम्र पाषाण आ जाता है, फिर कांस्य का टाइम आता है, तो कांस्य युगीन, कांसा मतलब कॉपर और टिन को मिला के इस्तेमाल होने वाले जो औजार थे उस दौर में, तो कांस्य युगीन हो गया। उसके बाद फिर लोहे का इस्तेमाल होने लग गया, तो लोहे युगीन। और कांस्य युगीन जो था उससे पहले जो ताम्र पाषाण काल के टाइम पर जो संस्कृति हुआ करती थी उनके बारे में भी यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ये जो महत्वपूर्ण डायग्राम है आपका, ये लिपि के आधार पर जो बांटा गया उसके बेस पर। तो आप देखें स्टार्टिंग से 3000 बीसी तक चलता रहा, ये है प्राक ऐतिहासिक काल, इसे प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। ये इसमें पाषाण काल है आपका। पाषाण काल 3 तरह से है, पहला पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण काल। अगर पुरा पाषाण काल की बात करें तो इसे भी डिवाइड कर दिया गया है, निम्न पुरा पाषाण यानी कि स्टार्टिंग से 1 लाख ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण ये 1 लाख से लेकर 40,000 तक, फिर उच्च पुरा पाषाण 40 से 3000 तक। सबसे पहले इंसान ने कुत्ते को पालतू जानवर इसी दौर में बनाया था, मध्य पाषाण काल के टाइम पर। फिर हम लोगों ने बात करी आद्य ऐतिहासिक काल, जो कि 3000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक करीब। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। फिर आ जाता है ऐतिहासिक काल या फिर ऐतिहासिक काल, जो कि जिसमें आप लोग प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास की बात करते हैं। ये पहला वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर करें और हमें बताएं, तो इस तरह की सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।